नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ठीक एक महीने के बाद यह पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज 4 मई की तारीख है और 4 जून को देश में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक एक महीने के बाद क्या होगा, इसका रुझान आज से ही दिख रहा है। और यह रुझान इस वक्त कानपुर में दिख रहा है, अयोध्या में दिख रहा है। यह रुझान झारखंड के पलामू, लोहरदगा, बिहार के दरभंगा में भी दिख रहा है। मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ आ रही है। मोदी की रैलियां भी खचाखच भरी हुई हैं। राहुल गांधी रायबरेली से लौटने के बाद ब्रेक पर हैं। प्रियंका गांधी मैदान में हैं। बिहार में तेजस्वी टक्कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार मुकाबला कर रहे हैं। मगर आज मोदी ने प्रचार का गियर अचानक से बदल दिया। आज राहुल के बारे में, खासकर कांग्रेस के बारे में मोदी ने जिस अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसने इंडिया अलायंस को तहस नहस कर दिया है। तो क्या राहुल गांधी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं? 4 जून का सही अनुमान आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके ड्रामा करेगा। समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था। मोदी और राहुल की लड़ाई अब बहुत पर्सनल हो गई है। 4 जून से पहले की पिक्चर मई के पहले हफ्ते में ही रिलीज हो गई है। राहुल एग्रेसिव हैं तो मोदी सुपर एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। अरे मूर्खों के सरदार, अरे मूर्खों के सरदार, अरे मूर्खों के सरदार। मोदी के इस एग्रेशन की, मोदी के काउंटर अटैक की वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। 24 में संभावित हार की निराशा और हताशा ऐसी कि राहुल की पार्टी अपनी भाषा पर काबू नहीं रख पा रही। और खुद राहुल आधे घंटे की स्पीच में हर 20 सेकंड के बाद मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, यही टेप बजाए जा रहे हैं। और अपनी हेट मोदी वाली डिक्शनरी से प्रधानमंत्री को एब्यूज करने वाले नए नए शब्द ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। आधे घंटे में 20 से ज्यादा बार बस मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं। मोदी ने नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ने उनको दिया ना। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी की पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। नरेंद्र मोदी जी जानते थे मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। मोदी जी कहते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी जिस दिन रोज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल ने जब जब मोदी का जिक्र किया तू तड़ाक ही किया और ऐसा करते हुए सनातन धर्म को टारगेट किया। लोकतंत्र पर झूठ बोला, संविधान पर झूठ बोला, आरक्षण पर झूठ बोला, मोदी के आंसुओं का मजाक उड़ाया। राहुल की बोली और कांग्रेस की मोदी विरोधी टोली के शब्द एक जैसे। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मोदी के लिए गजनी शब्द ले आया। राहुल के करीबी जयराम रमेश ने मोदी और नवाज शरीफ की फोटो के ऊपर जिगरी दोस्त वाला कैप्शन चिपकाकर वायरल करा डाला। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट वालों ने तड़क भड़क टेक्स्ट के साथ मोदी का मजाक उड़ाया। इस इकोसिस्टम ने कभी मोदी को झूठा बताया। कांग्रेस ने प्रियंका के वीडियो का जो थंबनेल लगाया उसमें मोदी के लिए नौटंकीबाज लिखकर फैलाया। मगर मोदी ने भी ठान लिया है कि वो अब राहुल और राहुल के पार्टी के गालीबाज इकोसिस्टम को फ्री हिट नहीं देंगे। पब्लिक के बीच जाकर कांग्रेस के गाली तंत्र को एक्सपोज करेंगे। मोदी ने ऐसा किया है और ताल ठोक के किया है। कैसे किया है ये जानने से पहले राहुल और प्रियंका की उस स्पीच की बात करते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करके मोदी को टारगेट किया है। मगर दोनों के बयान सुनने से पहले जयराम रमेश का ये पोस्ट याद रखिएगा। ये पोस्ट उन्होंने शनिवार सुबह किया था। यानी राहुल शुक्रवार रात अपनी स्पीच में मोदी और पाकिस्तान को कैसे जोड़ेंगे और अगले दिन प्रियंका पाकिस्तान के बहाने मोदी को कैसे टारगेट करेंगी, इसकी पटकथा काफी पहले लिख ली गई थी। दोनों को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी। उसी के बाद राहुल और प्रियंका का यह बयान आया।
नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है, पाकिस्तान की बात भी आ गई है, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। राहुल और प्रियंका कह रहे हैं कि बीच चुनाव मोदी पाकिस्तान लेकर आए हैं, मगर सच तो कुछ और ही है। क्योंकि राहुल का इंडी अलायंस का मोदी हटाओ वाला नारा तो एक फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर दे रहा है। वो पाकिस्तानी शख्स अमेठी से कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बैटिंग कर रहा है, स्मृति ईरानी की हार की दुआएं मांग रहा है, राहुल को फायर बता रहा है। वो पाकिस्तानी शख्स मोदी की स्पीच अपनी टाइमलाइन पर चिपकाकर राहुल को सिग्नल भेज रहा है और बाकायदा ये तक लिख रहा है कि बस किसी तरह मोदी को हटा दो, राहुल को जिता दो, केजरीवाल ममता बनर्जी को जिता दो। फवाद चौधरी नाम का एक पाकिस्तानी शख्स खुल्लम खुल्ला राहुल से कह रहा है कुछ भी कर जाओ मगर किसी तरह मोदी को हटाओ। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। सो चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी हो, राहुल गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक, जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक, जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक। ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान का ये फॉर्मर मिनिस्टर राहुल को सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल साहब कहकर एड्रेस करता है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाले एक्सरे का जिक्र करता है जो इन दोनों राहुल का फेवरेट शब्द है। मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस पार्टी को सरहद पार से जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, उस फवाद चौधरी ने यह कहा था, यह वही शब्द है जो विपक्ष बोलता है कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी हारना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो कर लेंगे। इन वर्बेटम, शब्दशः, इन लेटर एंड स्प्रिट, शब्द और भाव में वही है जो विपक्ष कह रहा है। और आज साहब उन्होंने एक और नया ट्वीट किया है। अब तो उन्होंने खानदानी मोहब्बत का इजहार कर दिया है राहुल गांधी से। मैं उसको पढ़ रहा हूं, उनका ट्वीट है, फवाद चौधरी फॉर्मर मिनिस्टर पाकिस्तान का। राहुल गांधी like his grandfather Jawaharlal Nehru has a socialist in him. Problems of India and Pak are so same even after 75 years of partition. और आगे वर्ड क्या है? राहुल साहब in his last night speech said dash dash dash. वो आपको साहब बोल रहा है और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं आया। इसलिए राहुल का यह कहना कि 24 के चुनाव में मोदी पाकिस्तान लेकर आए हैं, यह सरासर गलत है। क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता 19 के चुनाव से पहले पाकिस्तान जाकर गुजारिश कर चुके हैं कि मोदी सरकार को हटाओ, कांग्रेस लाओ, हमारी मदद करवाओ। मोदी ने तो इस बार राहुल का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तानी नेता भारत में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान मोदी के नाम से थर्र थर्र कांपता है। वो भारत में 14 से पहले वाली कमजोर सरकार ही चाहता है। पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर
अमन की आस लगाती रही, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा, मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। अब मोदी पर किए राहुल के एक और पर्सनल अटैक की बात करते हैं। पिछले महीने ही राहुल ने मोदी पर एक विवादित बयान देते हुए कहा था मोदी घबराए हुए हैं, स्टेज पर उनके आंसू तक निकल सकते हैं। मगर अब मोदी ने राहुल के उस बयान का करारा जवाब दिया है। एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद राहुल को समझ में नहीं आ रहा, कहें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे,
खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। यहां एक विरोधाभास देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती। कांग्रेस वाले इसे अपनी प्रोफाइल पर भी डालते हैं, मगर जब राहुल बोलना शुरू करते हैं तो अपने अध्यक्ष की कही बातों को ही भूल जाते हैं। इस बार भी राहुल ने ऐसा ही किया है। आपको मोदी की द्वारका वाली ये तस्वीरें तो याद होंगी, जब प्रधानमंत्री ने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए थे। मगर राहुल ने मोदी से तू तड़ाक करते हुए पहले भी मोदी की इन तस्वीरों का मजाक उड़ाया था और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। और ऐसा करके राहुल ने सिर्फ मोदी को नहीं, सनातन धर्म को भी टारगेट किया है। कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। कभी वो प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं वो थर थर कांपता है, कभी कहते हैं, अभी उन्होंने कहा तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हुए शब्द क्या बोला मोदी जी के लिए कि वो समुद्र के नीचे इन्वर्टेड कॉमा जाता है और वहां जाकर कांपने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो किस चीज के बारे में बोल रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका के दर्शन करने गए थे, समुद्र के नीचे नहीं गए थे। ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो हिकारत है कांग्रेस पार्टी के मन में, वो साफ हो गई। राहुल और मोदी की ये पर्सनल फाइट पिछले 24 घंटों में और ज्यादा इंटेंसिफाई हुई है। राहुल अमेठी भूलकर रायबरेली पहुंचे। इसके बाद मोदी और मोदी की पार्टी ने डरो मत भागो मत वाला नैरेटिव क्या सेट कर दिया, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया। रायबरेली में नामांकन भरने से लेकर वहां से बाहर निकलने तक राहुल ने अमेठी पर एक शब्द नहीं कहा, मगर शुक्रवार देर शाम राहुल ने बयान दिया। मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल करने से ठीक पहले राहुल ने अमेठी का जिक्र किया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। मगर ये एक स्ट्रेटजी थी। राहुल को रायबरेली में अमेठी पर नहीं बोलना था, पुणे जाकर वो बयान देना था और अगले दिन प्रियंका से कुछ कहलवाना था। अब आप सोचेंगे क्या कहलवाना था? दरअसल मोदी और मोदी की पार्टी के नेता राहुल को इन दिनों लगातार शहजादा कहकर संबोधित कर रहे हैं और ये बात गांधी परिवार के गले नहीं उतर रही है। इसीलिए प्रियंका भी अब मोदी को ये कहकर टारगेट करने लगी हैं कि मोदी उनके भाई को शहजादा क्यों बोलते हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है।
मोदी के कपड़ों पर, मोदी के चेहरे पर कटाक्ष करके, मोदी को ताना मार के प्रियंका भीड़ से तालियां तो बजवाती हैं, मगर ये नहीं बताती हैं कि लंबे अरसे तक कांग्रेस के शासन में गरीब बनकर ही क्यों रहे। अमेठी से कई बार सांसद रहे राहुल, अमेठी के लोगों की तस्वीर और तकदीर क्यों नहीं बदल सके। गरीब की सुध तो मोदी ने ही ली। 14 के बाद से लेकर अब तक, यानी मोदी के ही राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। कांग्रेस के लिए गरीब सिर्फ एक सियासी जुमला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तेलंगाना के निजामाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी इस बुजुर्ग महिला को तमाचा नहीं मारते। जानते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस गरीब महिला को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा कि 13 मई को वोटिंग वाले दिन वो कमल का बटन दबाएगी। और उससे भी हैरान करने वाली बात देखिए, राहुल ने मोहब्बत की जो दुकान खोल रखी है, उस दुकान में बैठे लोग एक वृद्ध महिला को थप्पड़ मारे जाने के बाद ठहाके लगा के हंसते हैं। जीवन रेड्डी कांग्रेस के कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। ये तो राहुल के साथ कदमताल करते हुए हाथों में हाथ डालकर उनकी यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या प्रियंका और राहुल इन्हीं गरीबों की बात करते हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो मोदी को मतदान करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता का महिला की पिटाई वाला वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मन में सवाल तो उठेगा कि क्या राहुल इन दिनों जिस तरह मोदी आ जाएगा तो आरक्षण खत्म, संविधान खत्म हो जाएगा का डर दिखा रहे हैं। क्या वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक सियासी जुमला है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको भी पता है कि जी गरीब आगे बढ़ता है तो उसके लाख दुश्मन हो जाते। कांग्रेस, झामुमो और इंडी गठबंधन वालों को आज भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा पीएम कैसे बन गया। और इसलिए ये लोग मोदी के खिलाफ नए नए झूठ फैलाते रहते हैं। आजकल इनका नया झूठ है, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आएगा संविधान बदल देगा। अरे मूर्खों के सरदार, ये मोदी तो 10 साल से आया हुआ है भाई, ये 10 साल से प्रधानमंत्री है और शान से सरकार चला रहा है। और 10 साल में ये पाप मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं भारत के संविधान की भक्ति करता हूं। मैं बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाले लोगों में से हूं। सच्चाई ये है, खुद इनके चेहरे से मोदी ने नकाब उतार दिया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस का शॉर्ट टर्म गोल गरीबों को मोदी के खिलाफ उकसाना है और लॉन्ग टर्म गोल इस अंदाज में गरीबों को थप्पड़ जमाना है। इस डेंजरस प्लान का खुलासा खुद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में अपने न्याय मंच से कर दिया। राहुल जिस जाति की जनगणना की बात करते हैं, दरअसल उसका मकसद बहुत खतरनाक है। कांग्रेस भले ये कहे कि उसके मैनिफेस्टो में कहीं भी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन अब खुद राहुल ने ऑन कैमरा मान लिया है कि अगर 24 में उनकी सरकार आ गई तो न सिर्फ लोगों की संपत्ति का सर्वे होगा, बल्कि देश के लोगों का 50% धन 2% धन वालों में भी बांट दिया जाएगा। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने।
उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है मोदी को अच्छी तरह पता है, इसीलिए वो अभी से लोगों को आगाह कर रहे हैं। गुमराह मत होना, ये अभी से चिता रहे हैं। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर मां बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर मां बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके मां बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। रही बात कांग्रेस के इकोसिस्टम की, तो अभी से 4 जून वाला पोस्टर लेके बैठ गया है। राहुल 3 लाख से ज्यादा मतों से रायबरेली जीतेंगे, ये पर्चा जगह जगह फैलाया जाने लगा है। मगर बात चाहे रायबरेली की हो या अमेठी की, राहुल की पार्टी तो दोनों ही पिच पर कमजोर दिख रही है। इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। 2009 में जिस रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन 55.83% था, वो 2019 में घटकर 17.44% पर आ गया। 2009 में जिस अमेठी सीट पर राहुल की जीत का मार्जिन 57% था, 2014 में वो घटकर 12.3% रह गया। 19 में तो राहुल अमेठी ही हार गए। यानी राहुल भले ही वायनाड में हार के डर से अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच गए हों, लेकिन 24 में कांग्रेस रायबरेली में भी टफ पिच पर है, अमेठी में भी टफ पिच पर है। दोनों जगह एज बीजेपी को ही है। अगर अपना जो पारंपरिक सीट है, अगर आप वो छोड़ के कहीं और से लड़ रहे हो, तो ये तो स्वयं एक प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में तय करता है। इस बीच एक और बड़ा क्लेम उस शख्स ने किया है जो कभी कांग्रेस में था, प्रियंका का करीबी था, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी में ही बंटवारा हो जाएगा। जो राहुल और प्रियंका के साथ साथ दिख रहे हैं, वो 4 जून के बाद अलग अलग हो जाएंगे, अपना अपना गुट चलाएंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। कांग्रेस के भीतर हो रही इस सिर फुटौल का सबसे ज्यादा फायदा मोदी को होगा। 24 में भी होगा, 24 के बाद भी होगा, और इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मोदी खुद एक साथ कई बड़े हिंट दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ एकदम फायर हैं। योगी एकदम सटीक निशाना लगा रहे हैं। योगी की एक एक रैली को, उनके एक एक शब्द को गौर से सुनिए। योगी को अपने वोटर के बारे में बखूबी पता है, बखूबी जानते हैं। योगी ये भी समझते हैं कि उनके वोटर्स क्या सुनना चाह रहे हैं। जो कहते हैं कि यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतना नामुमकिन है,
वो योगी को शायद ठीक से सुनते ही नहीं। जिनको योगी के दावे पर भरोसा नहीं है, उनको इस रिपोर्ट के जरिए योगी के भाषणों को डिकोड करना चाहिए। गौकशी विषधर, बांके बिहारी, मुस्लिम आरक्षण। तीसरे फेज से पहले इन कीवर्ड से योगी का क्या संदेश है? क्या योगी का ओपन चैलेंज 100% स्ट्राइक रेट देने वाला है? अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। अवध में राम और ब्रज में श्याम, योगी यूपी की एक एक सीटों का अंक गणित जानते हैं। पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था से शुरू हुआ योगी का प्रचार यादवलैंड में कृष्ण और गाय पर आ गया है। अखिलेश यादव अपनी फैमिली में फंसे हुए हैं तो योगी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को जहन्नुम तक पहुंचाने का ओपन चैलेंज दे रहे हैं। अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हैं। योगी टीम मोदी के वो इंपैक्ट प्लेयर हैं जो हर नंबर पर, हर परिस्थिति में जाकर रिजल्ट बदल सकते हैं। ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटी है। सोशल मीडिया पर योगी के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर और विरासत टैक्स पर कांग्रेस ऐसी फंसी है कि उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। एमपी के अशोकनगर में योगी ने मोदी और राहुल के बीच का अंतर समझाया। कहा, मोदी जी के नेतृत्व में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। लेकिन कांग्रेस औरंगजेब की तरह जजिया कर लगाने की तैयारी में है। मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में?
कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ के ऊपर सिर्फ यूपी की ही 80 सीटें जिताने की जिम्मेदारी नहीं है। योगी की डिमांड पैन इंडिया है। वो राजस्थान भी जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी जाते हैं। लगभग हर स्टेट में प्रत्याशी चाहते हैं कि योगी उनका प्रचार करें, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो प्रदेश कभी अपराधियों से थर्राता था, वहां योगी आदित्यनाथ ने नया मॉडल खड़ा किया है, जिसमें अपराधी खुद जाकर सरेंडर करते हैं। योगी 26 दिनों में 8 राज्यों में 26 रैलियां और 2 रोड शो कर चुके हैं। योगी की डिमांड उन सीटों पर ज्यादा है जहां ध्रुवीकरण की संभावना है, जहां राजपूत निर्णायक हैं। योगी ने जो 26 रैलियां की हैं, उनमें 3 सीट हिंसा प्रभावित हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां ध्रुवीकरण की संभावना काफी अधिक है। वहीं राजपूत बहुल 8 सीटें हैं। योगी के प्रचार वाली 8 सीटों पर विपक्ष मजबूत है, तो 6 सीट पर बीजेपी के सांसद चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 30 दिनों के भीतर योगी उत्तर प्रदेश में 90 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में योगी 10 राज्यों में रैलियों और रोड शो में शामिल होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। योगी हर तरह की सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग करते हैं। विपक्ष की गलतियों को ऐसे भुनाते हैं जिससे पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद वाला पैंतरा चला, लेकिन ये दांव समाजवादी पार्टी पर ही भारी पड़ने लगा है। दरअसल कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की अपील की थी और कहा था कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। सरकार को हटाने के लिए केवल वोट जिहाद ही कर सकते हैं, इसलिए एक साथ वोट जिहाद करें। मारिया ने यह भी कहा था कि बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए। अब योगी ने फर्रुखाबाद से ही जिहाद की वकालत करने वालों को जवाब दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। यूपी में तीसरे फेज के चुनाव में 10 सीटें दांव पर लगी हैं। यादव लैंड का यह इलाका अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है।